हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लासेस में मैंने आपको संधि के बारे में और संधि के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको 3 प्रकार की संधियों के बारे में, जो क्रमशः स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और इनको हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने स्वर संधि के प्रकार, व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के प्रकार पढ़े थे और उसके कुछ नियम भी पढ़े थे। आज की जो क्लास है उस पर हम जो फोकस करेंगे विसर्ग संधि पे, हम देखेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है और विसर्ग संधि का उपयोग हम कैसे करते हैं और विसर्ग संधि से जो प्रश्न एग्जाम में आएंगे उनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले विसर्ग संधि का मतलब क्या है और विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं। देखिए, एक बेसिक जो चीज़ है, अंग 11 जो स्वर होते हैं, 11 स्वर जो मूल स्वर होते हैं, इसके बाद अंग आता है, ठीक है, और जो अंतिम हमारा 13वां आता है आह। जो इसके पीछे ये 2 डॉट लगे होते हैं ना, ये डॉट, इसी को हम मुख्यतः क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसी का ही इस पूरे विसर्ग संधि में काम है। ये चिन्ह जहां आपको नजर आ जाए संधि विच्छेद में, तो समझ जाना है कि यहां पर विसर्ग संधि हो रखी है। तो विसर्ग संधि की साधारण एक परिभाषा से हम देखते हैं कि विसर्ग संधि आखिर है क्या और विसर्ग संधि किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आएगा या तो कोई व्यंजन आएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल सी एक चीज है जो मैंने विसर्ग आपको बताया कि विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, ओ आ गया, या कोई व्यंजन आ जाए, कौ से जहां तक व्यंजन होते हैं, इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो चेंजेस आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं और विसर्ग संधि के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। अब इसका मैंने एक उदाहरण लिखा है। यहां पर मैंने नी के पीछे विसर्ग निहि, जो कि मैंने ये चिन्ह आपको बताया, निहि धन आहार बताया, ठीक है, निहि धन आहार। अब निहि धन विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, यहां पे आया है स्वर ओ या आ, तो उसके बाद जो विकार होगा, अब देखो क्या विकार हुआ, निराहार। रा तो यहां कहीं था ही नहीं, विसर्ग और आ था, तो ये रा जो परिवर्तन हुआ, यही विसर्ग संधि का जादू है और एक उदाहरण है। ये जो नी है, नी के पीछे जो विसर्ग है, इसका जब स्वर के साथ मेल हुआ तो इसने इस रा को जन्म दिया। अब ये इसने इसको कैसे जन्म दिया, कैसे रा आया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे, कब कहीं पे रा आएगा, कब कहीं पे कोई अन्य चीज आएगी, ये विसर्ग के कारण कौन कौन से परिवर्तन आपके होंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। देखिए, विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम होते हैं जो कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजनों के आने से जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं कि कौन कौन से और किस प्रकार के नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नियम हम देखेंगे, फर्स्ट नियम, नियम 1 यहीं से हो गया, ठीक है, नियम 1। जो पहला नियम हम देखेंगे कि विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग क्या क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ सबको पता है, स्वर है हमारा। विसर्ग का ओ हो जाना या ओ हो जाता है, कब होता है ओ, उस चीज को हम देखेंगे, उसके नियम देखेंगे। हमने नियम अच्छे से पढ़ने हैं और बाकी आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा जी। तो देखो, इसका सिंपल सा मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि विसर्ग से पहले 2-3 चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। विसर्ग से पहले ओ आ जाए, ओ सबको पता है, या बाद में ओ आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है। नंबर 1, ओ विसर्ग से पहले भी ओ आ जाए और बाद में भी ओ जाए, नंबर 1 कंडीशन, नियम नंबर 1 की। या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग आप सबको पता होगा, 5 प्रकार के हमारे पास वर्ग होते हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। इनका तीसरा,
चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए। बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझ में आपको आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, ये नियम नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो क और ख को छोड़ दीजिए तो पहले वर्ग में जितने बचे गौ तक, तीसरा, चौथा, पांचवा। चौ छ में बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा। टौ ठौ में इसी प्रकार, पौ फौ को छोड़कर ब भ मो, ठीक है। जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण आ जाए किसके बाद? विसर्ग के बाद। नंबर 2 कंडीशन, पहली कंडीशन विसर्ग से पहले ओ आ जाए या बाद में ओ आ जाए। दूसरी कंडीशन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। प्रत्येक वर्ग का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए। और यो, र, ल, व, ह आ जाए। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि विसर्ग का ओ कब होगा। सबसे जो इसका पूरा मतलब है कि विसर्ग का ओ कब होगा। नंबर 1 कंडीशन है, पहला नियम है कि विसर्ग से पहले या तो ओ आए या विसर्ग के बाद ओ आए। नंबर 1 तो ओ हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो ओ हो जाएगा। य, र, ल, व, ह अगर विसर्ग के बाद आए तो क्या हो जाएगा? इनका जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वो ओ में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये इसका एक परिचय था। अब हम इसको समझेंगे कि ओ होगा कैसे, ठीक है। अब देखते हैं हम एक उदाहरण से। एक उदाहरण यहां पे मैं लिख रहा हूं, मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, अनुकूल, ठीक है जी। इन सबको आपने नोट करना है। ये पूरा ये टेबल आपने, ये चीज़ आपने नोट करनी है और ये एग्जाम्पल फिर आपने खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद देखो क्या है, विसर्ग ये है, इसके बाद क्या आ गया? ओ आ गए, ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल यहीं पे क्लियर हो जाता है पहली वाली लाइन से। देखो म नो, क्या हो जाएगा? मनोकूल। क्या हो जाएगा? मनोकूल, ठीक है। मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल। क्या समझे आप इससे? इससे ये समझ में आता है कि जब नौ के बाद, ये विसर्ग के बाद अ आया तो किस में ट्रांसफर हुआ? इस विसर्ग का ओ में। देखो कैसे, ये विसर्ग की जगह मन तो ऐसे ही लग गया, मन, इसमें हमने ओ लगा दिया है, ये ओ आ गया है। और नुकूल, ये नुकूल ऐसे ही आ गया है। तो इसका पहला जो उदाहरण था मनोनुकूल, ठीक है। एक और देखते हैं, तपः धन बल, तपः धन बल। अच्छा जी, अब यहां पे हम कैसे पहचानेंगे इसको? तपः धन बल में विसर्ग के बाद, देखिए ये दूसरा नियम यहां पे काम करेगा। विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। देखो पौ वर्ग को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पौ, फौ, ब, भ और मौ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। एक वर्ग है पौ, तीसरा वर्ग है ब, और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग का एक वर्ण जो कि हमारे पास ब आया है, ठीक है। वर्ण ब, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो ट्रांसफर किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो इसका जो संधि होगी तपो बल होगी, ठीक है। ये समझ में आया क्या मैंने कहा? कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। वर्ग आपको याद होनी चाहिए, कुछ नहीं है। वर्णमाला है क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
5 वर्ग हमारे पास हैं एकदम। आपको जब हम वर्णमाला बोलते हैं तो क्रमशः यह 5 वर्ग एक क्रम में आते हैं। तो ये इसको ज़्यादा याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले के 2 आपने छोड़ने हैं और बाकी जो 3 बचेंगे उसमें विसर्ग का पहला नियम काम आएगा आपके। ये पहला नियम अप्लाई होगा कि विसर्ग का ओ हो जाना। तो कहा था कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई सा भी वर्ण आ जाए, बस होना चाहिए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। देखो यहाँ पे तपो, जो पौ बदला, जो पौ के बाद विसर्ग बदला वो ओ में बदल गया है। यहाँ पे ओ की मात्रा हमने लगा दी है, तपोवल। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तपोभूमि, इसी वर्ग का, तपह धन भूमि। ठीक है, तपह धन भूमि। देखिए वही चीज, पौ के बाद विसर्ग था, विसर्ग के बाद भौ, प फ ब भौ, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा भौ आया तो किस में बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तपो भूमि। आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार की चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार कोई सा भी वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, य र ल व ह से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, मनः धन योग, मनः धन योग। विसर्ग के बाद य र ल व ह आ जाए। हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, य आया, तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। क्या होगा इसका, मनो योग। ठीक है जी, ये वाला भी हमने तीसरी कंडीशन वाला भी एग्जांपल करके दिखा दिया। विसर्ग के बाद य र ल व आ जाए, हमारे इस उदाहरण में य आया था, तो य जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो गया, ओ में हो गया। ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, मनो, ओ की मात्रा यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये था विसर्ग संधि का पहला नियम। अब जो द्वितीय नियम हमने देखना है विसर्ग संधि का, वो कुछ इस प्रकार है कि विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 2 है, तो नियम नंबर 2 में हम देखेंगे कि विसर्ग का रॉ कब होगा। रॉ के नीचे, ये रॉ के नीचे हल चिन्ह है। ठीक है, रॉ, विसर्ग का रॉ हो जाता है कि रॉ में परिवर्तन कब होता है। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि विसर्ग चिन्ह ये वाला होता है। कोई भी व्यंजन है, स्वर है, अगर उसके पीछे आपको ये नजर आ जाए तो ये होता है विसर्ग। तो विसर्ग के बाद का मतलब है कि इसके बाद की बात हो रही है, और इससे पहले की बात हो रही है मतलब इससे पहले जो शब्द होगा। ठीक है, तो यदि विसर्ग से पहले ध्यान से देखना है, यदि विसर्ग से पहले ओ और आ को छोड़कर, मतलब और आ नहीं आएंगे, इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ओ आ के अलावा अन्य स्वर क्या बचे, ई ऊ ए आई ओ औ बचा है ना, ये आए विसर्ग से पहले, तो क्या होगा, रॉ हो जाएगा। ठीक है, या बाद में, विसर्ग के बाद में आ जाए, आ से आम, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा, रॉ हो जाए। या उसके बाद में किसी भी वर्ग, व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, व्यंजन वर्ग, फिर से वही क वर्ग, चौ वर्ग, ठीक है, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो भी रॉ होगा। या य व र ल व आ जाए विसर्ग के बाद, तब भी क्या होगा, रॉ में परिवर्तन हो जाएगा। फिर से देखते हैं कि यदि विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ जाए, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या य व र ल व आ जाए विसर्ग के बाद, तो किस में परिवर्तन हो जाता है, रॉ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। इसका मैं पहला एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं, निधन आशा, निधन आशा। देखो संधि एक प्रकार का जादू है, संधि विच्छेद के बाद कुछ नई चीज निकल के सामने आ जाती है, तो यह एक प्रकार का हिंदी में जादू ही है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से इसको आपने नोट करना है और इसको आपने अपने दिमाग में रखना है कि क्या बात यहां पे बोली गई है। विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, देखो स्वर की बात हो रही तो नि, विसर्ग से पहले ये हमारे विसर्ग चिन्ह हो गए। इससे पहले कौन सी चीज आई है, छोटी ई आई है, नि के पीछे क्या है, छोटी ई है, तो ओ आ तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे विसर्ग संधि का ये वाला
काम करेगा। ठीक है, छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो जी आ गया, अन्य स्वर ई आ गया, और बाद में आ हो, लो पहला ही आ गया, बाद में आ हो, इसकी जगह ऊ होता तो ऊ वाला बड़ा ऊ होता तब भी आ में, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, रॉ में हो जाएगा। ठीक है, रॉ में हो जाएगा। ये मैं पहले यही वाले एग्जांपल बता रहा हूँ, और आ को छोड़कर आ ऊ आ जाए, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वाला हम अगला देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, रॉ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो संधि होगी निराशा, ये इसकी संधि हो जाएगी। नी विसर्ग के बाद आ आया तो किस आ का जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हो गया रॉ में। देखो रॉ में परिवर्तन हो गया, ये रॉ है और ये आ की मात्रा इसके साथ ऐसे ही रहेगी, और इसका जो संधि होगी निहिधन आशा की निराशा हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वाला एग्जाम्पल। निह, इसको ध्यान से देखना है, यहां पर ये अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, वरना अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा जब एग्जाम में आपके पास आएगा। निहिधन, निह के साथ जब हम धन की संधि कराएंगे तो यहां पे कौन सा नियम लगेगा, इनमें से देखो। सबसे पहला तो विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, देख लो इसमें भी छोटी ई आ रखी है, नी छोटी ई विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो धौ है, ये तौ वर्ग का, तौ थौ दौ धौ नौ, तौ वर्ग का 1 2 3 4 चौथा व्यंजन है, क्योंकि तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये कौन सा वर्ग है, व्यंजन है हमारे पास, चौथा व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा, चौथा व्यंजन हो तो रॉ में परिवर्तन हो जाएगा, नी और चौथा व्यंजन धौ जो हमारे पास है, तो ये हो जाएगा रॉ में। तो ये क्या होगा इसका, देखो निर्धन। अब इसमें रॉ ऊपर लग गई है, आधा रॉ इसमें ऊपर लग गया है, क्योंकि रॉ हमारे पास, क्योंकि हमेशा आधा ही रॉ होता है, ये है ना, ये ठीक है, इसके नीचे हल चिन्ह है, तो निर्धन इसका एग्जाम्पल हो गया है, निर्धन। ठीक है, इसी प्रकार निर्बल हो सकता है, पौ फौ बौ, तीसरा व्यंजन है पौ वर्ग का, पौ फौ बौ, निहि धन बल। इसी का एक और देख लेते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वाले का, निहि धन बल। क्या होगा भाई इसका, बौ क्या है, पौ फौ बौ भौ मौ, पौ वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, जब तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है, यहां पे तीसरा व्यंजन आया है तो रॉ में परिवर्तन हो जाएगा, रॉ में। तो कैसे होगा ये, निर्बल, ये निर्बल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक यो रो लो वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मोस्टली एग्जाम में आता भी है, बहुत बार आपने देखा हो, कई बार शुद्ध शब्द को छांटिए, निम्नलिखित में से कैसा लिखा है, ये मतलब शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, इसके 4 ऑप्शन होंगे, और ये एग्जाम्पल बार बार आपके पास आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ढंग से देखना है, इसका शुद्ध वर्तनी भी देखनी है कि कैसा लिखा गया है, और इसका संधि विच्छेद तो समझना ही है, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो वो वाला एक यो वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आशी ही धन्यवाद। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि किस शब्द की मैं बात कर रहा हूं, आशी ही धन्यवाद। अब ये मैंने 3 4 5 वर्ण वाला पहले बता दिया, पहले ये सारे आ उ बता दिया, अब मैं ये वाली बात करूंगा। विसर्ग के बाद में यो वो रो लो वो, यो रो लो वो कुछ भी आ जाए, इन सब में कुछ भी आ जाए तो किस में परिवर्तन होगा, रॉ में परिवर्तन होगा। देखो कैसे, विसर्ग के बाद वो आया है, वो तो किस में परिवर्तन होगा, रॉ में। ये हो जाएगा हमारे पास आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब रॉ कहाँ लगाई जाए, शुद्ध वर्तनी में आता है, बताइए भाई, रॉ कहाँ पे लगाएंगे, शौ के ऊपर लगाएंगे, वो के ऊपर लगाएंगे, या फिर दो के ऊपर लगाएंगे। तो शुद्ध वर्तनी में भी बहुत बार आता है, हमेशा रॉ लगता है इसके ऊपर। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, कई बार आपको यही शब्द शुद्ध वर्तनी करने के लिए भी देगा, तो ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, और आशीर्वाद का संधि विच्छेद आशी ही धन्यवाद होता है, और इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, आशीर्वाद। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको नियम नंबर 2 समझ में आ गया होगा।